सभी इष्ट मित्रों को हमारा सादर नमस्कार। आज हम आप सबके समक्ष ये जो राणा सांगा और औरंगजेब के संबंध में भिन्न भिन्न वक्ताओं के, इतिहासविदों के और कथित इतिहासविदों के, राजनेताओं के और धार्मिक व्यक्तियों के जो विचार सुनने को मिल रहे हैं, उससे एक विवाद की स्थिति पूरे देश में उत्पन्न हो गई है। यद्यपि इतिहास के किसी प्रकरण पर हमारे जैसे साहित्यिक व्यक्ति को विचार व्यक्त करना उतना समीचीन नहीं लगता है, लेकिन चूंकि ये समाज का प्रश्न है, देश का प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न है, इसलिए एक जागरूक नागरिक का, एक साहित्यकार का, एक कलमकार का ये दायित्व तो हो जाता है कि वो अपने विचारों से समाज को अवगत कराए कि आखिर वास्तविकता तक कैसे पहुंचा जाए। हम बहुत संक्षेप में इतना कहना चाहेंगे कि जब महमूद गजनवी ने अपने देश पर आक्रमण किया तो देश राज्यों में बटा हुआ था और उसका कोई एक नक्शा नहीं था। राज्यों की सीमाएं थीं, लेकिन देश की सीमा का निर्धारण लगभग नहीं के बराबर था। और ये मस्तिष्क में विचार लोगों के अवश्य रहा कि जो दिल्ली का शासक है वो देश का शासक है। दिल्ली में जिसकी राजसत्ता है उसके अधीनस्थ अन्य राजसत्ताएं हैं जिस पर भिन्न भिन्न राजे महाराजे बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो जो महमूद गजनवी यहां पर आया तो वो आक्रमणकारी के रूप में तो अवश्य आया, लेकिन अपने साथ में दो इतिहासकारों को भी लाया, दो लेखकों को भी लाया। अब तय है कि उसने कब्जा किया, शासन किया और उनके द्वारा लाए गए जो इतिहासकार थे उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबारी चारण हुआ करते थे, दरबारी प्रशस्ति करने वाले लोग हुआ करते थे और इन सबको समय समय पर पुरस्कार, समय समय पर जो भी वेतन हो या दान हो दिया जाता था, जिससे उनका परिवार चलता था। सब लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे और जो महाकवि चंद्रवरदायी थे उन्होंने उनके युद्ध का, उनकी राजसत्ता का, उनके क्रियाकलापों का वर्णन किया है और अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया है। जो साहित्य के समीक्षक हैं वो भली भांति जानते हैं
चूंकि वे पृथ्वीराज चौहान के ही लेखक थे, उनके ही साहित्यकार थे। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से को पराजित किया 17वें युद्ध में, पराजित होने के पश्चात, लगातार पराजित होने के पश्चात जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तो साथ में चंदवरदाई को भी बंदी बना लिया और दोनों के साथ जो व्यवहार किया वो इतिहास में मिलता है, हम सब लोग जानते हैं। दोनों साथ ही साथ काल कवलित हुए। मोहम्मद गोरी की क्रूरता के कारण, युद्धबंदी होने के कारण, और ये जो मोहम्मद गोरी थे उनके भी अपने इतिहासकार थे, उनके भी दरबारी साहित्यकार थे, लिखने वाले लोग थे। उन्होंने गोरी के विषय में लिखा। तो कहने का आशय ये है कि ये जो सन 1000 से लेकर के 1947 तक, जब तक अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा, अधिसंख्य जो इतिहासकार हैं वो राजसत्ता से जुड़े रहे और उन्होंने अपने अपने राजाओं की, चाहे वे मुगल शासक रहे हों, इस्लामी शासक रहे हों, ब्रिटिश के शासक रहे हों, अंग्रेज शासक रहे हों, उनके पक्ष में ही लिखा, उन्हीं को जिताया, दिखाया और उन्हीं की प्रशंसा की, क्योंकि वो उन्हीं का खाते थे, उन्हीं का पीते थे। राणा सांगा के विषय में जो विवाद प्रारंभ हुआ, औरंगजेब के विषय में जो विवाद प्रारंभ हुआ, ये जो छावा फिल्म आई, इससे इसकी शुरुआत हुई। संभाजी के पौरुष पराक्रम का उसमें वर्णन है, औरंगजेब की क्रूरता का वर्णन है। उससे जनता उद्वेलित हुई और महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद था, जिसका अब नाम संभाजी नगर है, वहाँ औरंगजेब की जो कब्र है उसको लेकर के विवाद हुआ। हमारा कहना यह है कि जो पराक्रमी है, जो शौर्य संपन्न है, क्या उसके पक्ष में मुगल शासन काल में या लोदी शासन काल में या मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के समय में, अकबर के समय में क्या इतिहासकार थे? चाहे अकबरनामा लिखा गया हो, बाबरनामा लिखा गया हो, या इतिहास की अन्य जो पुस्तकें जिनको लोग तथाकथित प्रामाणिक मानते हैं, क्या हिंदुओं के द्वारा लिखी गई अथवा मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई? ये विचारणीय प्रश्न है। अगर एक ही धर्म के समर्थकों के द्वारा इतिहास की पुस्तकें लिखी गई हैं तो उसमें चाहे जितनी निष्पक्षता का बोध समझा जाए, लेकिन होता नहीं है। वैसे ही नहीं होता है जैसे अनेक कवियों और साहित्यकारों ने जो
हिंदू राजाओं के पौरुष और पराक्रम का वर्णन किया है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, वैसे ही मुसलमान शासक, इस्लामी शासक जो हुए हैं उनका इतिहास लिखने वाले दरबारी लोग, दरबारी इतिहासकार अतिशयोक्तिपूर्ण ही लिखते रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। और सब अपने अपने लेखक और अपने अपने इतिहासकार साथ में लाए। लेकिन आश्चर्य का विषय ये है और विचार का विषय ये है कि जो मुगल शासनकाल में राजा थे उसमें से कितने राजा सत्ता परिवर्तन के बाद अकबर और औरंगजेब और शाहजहां के और बाबर के शासनकाल में राजा रहे, और कितने अंग्रेजों के शासनकाल में राजा रहे, और कितने देश के स्वतंत्र होने के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक और सांसद और मंत्री होते रहे। ये विचार का प्रश्न है। और इससे अगर हम इतर कुछ सोचते हैं तो अन्यथा है। भाई जो स्टेट, चाहे वो ब्राह्मणों की राजसत्ताएं हों, चाहे ठाकुरों की, राजपूतों की राजसत्ताएं हों, गुर्जरों की हों, लोधों की हों, कुर्मियों की हों, पासियों की हों, किसी भी बिरादरी की हों, तो वो यथास्थितिवाद के ही समर्थक रहे। यानी कि हम राजा हैं अपने राज्य के, तो हम राजा ही रहें, और अगर हम दिल्ली की सत्ता के विरुद्ध हो जाएंगे तो हो सकता है कि हम पराजित हो जाएं और हमारी राजसत्ता, हमारा राज्य चला जाए। इसलिए ढेर सारे राजाओं ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली। दिल्ली के शासक बदलते रहे, उनकी अधीनता बरकरार रही। चूंकि राजसुख यानी कि यथास्थितिवाद उनमें बलवती था। देश के आज़ाद होने के पश्चात प्रोफेसर सतीश चंद्रा, सावरकर जी और कई एक जो इतिहासकार हुए, हिंदू इतिहासकार हुए, उन्होंने पुरानी पुस्तकों को देखकर इतिहास की जो मुस्लिम शासकों के द्वारा लिखी हुई थी अपनी नई पुस्तकें तैयार की, और उसमें से सत्य और असत्य और अतिशयोक्ति को हटा करके काफ़ी कुछ सत्य लिखने का सफल प्रयास भी किया। हम ये कहना चाहते हैं कि जो वीर है वो वीर है, और जो यथास्थितिवाद के समर्थक है वो कभी भी प्रशंसा के पात्र नहीं हो सकते हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ वे सत्ता परिवर्तन करते रहे हैं। अब विवाद ये चल रहा है कि बाबर को किसने बुलाया था। तो ये सर्वविदित है कि जो लोदी वंश है उसमें सत्ता का टकराव था, और उस सत्ता के टकराव के कारण पंजाब के लोदी शासक ने
औरंगजेब को, बाबर को बुलाया युद्ध करने के लिए, साथ देने के लिए, और राणा सांगा और का तो युद्ध हुआ है, तो बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। तो हम साहित्यकारों से, इतिहासकारों से ये अवश्य कहना चाहेंगे कि वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए ये जो विवादित विषय है, इस पर स्थगन की आवश्यकता है। हम इतिहास की भूलों से सीख लें और देश को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का सतत प्रयास करें। सब अपने हैं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार घटनाक्रम बदला करते हैं, और ये तुष्टीकरण की जो नीति है ये प्रारंभ से रही है। कोई ऐसा नहीं है कि देश के आज़ाद होने के पश्चात से ही, देश के आज़ाद होने के पश्चात से लगातार जो 5 शिक्षा मंत्री हुए अपने देश के, वो 5 मुस्लिम थे। इसके बाद में जो शिक्षा मंत्री हुए वे हिंदू हुए। तो पाठ्यक्रम वैसा ही चल रहा है जो राज दरबारी इतिहासकारों ने लिखा है। उसमें सत्य और असत्य को खोजना पड़ेगा, अतिशयोक्तिपूर्ण जो है उसको हटाना पड़ेगा। नए इतिहास लेखन की आवश्यकता है, नए इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है। हमारे जो विश्वविद्यालय के और उच्च स्तरीय शिक्षा के जो विद्वान प्राध्यापक गण हैं, इतिहासविद हैं, उनको प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो निरपेक्ष भाव से इतिहास का लेखन करें, और वे शासक जो कि दिल्ली के शासकों के अधीनस्थ रहे हैं, परिस्थितियां जो भी रही हों, उनको भी रेखांकित किया जाए, और जिन्होंने परतंत्रता में दिल्ली के शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, उनको रेखांकित किया जाए, जिससे एक स्पष्ट तस्वीर समाज के सामने वीरों की, योद्धाओं की, हमारी जो पराधीनता की त्रासदी रही है वो स्पष्ट हो सके, और हम इतिहास की अपनी भूलों से सीख ले सके, और देश को, समाज को एक नई दिशा और एक नया मार्ग उन्नति और समृद्धि का प्रदान कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सादर नमस्कार।